वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आमतौर पे हम बहुत सारा कंप्यूटर हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन किस कंप्यूटर का क्या नाम होता है और क्या वर्क होता है, यही आज की क्लास में जानना है और समझना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिया है, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि इसमें अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें देखिए मुख्यतः कंप्यूटर आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम बात करें तो मुख्यतः तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। और ये सबसे पहले आपका दिया हुआ है बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे। और सेकंड लिखा हुआ है बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे। और इसके बाद से आता है बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे। ये मुख्यतः तीन प्रकार की कंप्यूटर पाए जाते हैं। पहला दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर। इसके बाद से आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे कंप्यूटर। और इसके बाद से आता है बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। तो देखिए, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार का कंप्यूटर आपका पाया जाता है। एक है आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर और एक है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ये दो प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं किसमें? बेसिस ऑफ पर्पज वाले में। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में दो प्रकार की कंप्यूटर पाए जाते हैं। एक आपका आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर और एक आपका आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और वैसे ही अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, जो तकनीक के आधार पे जो कंप्यूटर पाया जाता है, यह मुख्यतः तीन प्रकार के कंप्यूटर। एक आपका एनालॉग कंप्यूटर और एक आपका डिजिटल कंप्यूटर और एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर पाया जाता है। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें चार प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। इसमें पहला आता है आपका सुपर कंप्यूटर, सेकंड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और थर्ड आता है आपका मिनी कंप्यूटर, और चौथा आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये इतने प्रकार के कंप्यूटर के बारे में हमको जानना है कि ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के बारे में, यानी कि उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर पाया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें पहला दिया है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर और सेकंड आपका लिखा हुआ है जनरल पर्पज कंप्यूटर। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्पेशल के बारे में बात करें तो स्पेशल का मतलब होता है विशेष। स्पेशल का मतलब विशेष होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है और इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। मतलब यह जो कंप्यूटर होता है स्पेशल कंप्यूटर, इसका प्रयोग हम विशेष कार्यों के लिए करते हैं। और फिर कह रहा है कि इसकी जो सीपीयू की जो क्षमता होती है इस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। और फिर कह रहा है कि जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अंतरिक्ष विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, मौसम विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, उपग्रह संचालन अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए, जनरल पर्पज के कंप्यूटर क्या होते हैं। अभी तो मैंने आपको केवल स्पेशल के बारे में बताया है। स्पेशल अगर इसका वर्क ही कुछ स्पेशल होता है, इसका कार्य ही कुछ विशेष होता है, इसलिए इसको विशेष फैकल्टी में रखा जाता है। और अब हमारे पास जो ऑप्शन आता है, अगला कंप्यूटर का नाम आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जनरल पर्पज कंप्यूटर कह रहा है कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया, जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है और इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत भी क्या होती है? कम होती है। अब देखिए, इसकी अपेक्षा अगर हम बात करें जनरल के बारे में, तो जनरल का मतलब होता है समान। यानी कि एक प्रकार के आम तौर पे जो हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग आम तौर पे किया जाता है। और इसमें लिखा भी है कि इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब ये कई काम पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अनेकों काम आसानी तरीके से हम जनरल पर्पज के कंप्यूटर से कराते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत भी क्या होती है? कम होती है। इसमें जो उपस्थित जो सीपीयू होता है उसकी कैपेसिटी भी कम होती है तथा इसका कॉस्ट भी कम होता है। और फिर कह रहा है कि इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे कि पत्र तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना इत्यादि में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये किस प्रकार के कंप्यूटर है? जनरल पर्पज के कंप्यूटर है। अब चलिए अगले कंप्यूटर के बारे में बात करें
तो जो नेक्स्ट कंप्यूटर मतलब जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए अगर जनरल पर्पज के कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसी के हिसाब से तो सीपीयू की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अगर स्पेशल है तो उसके हिसाब से सीपीयू अलग हो जाती है। मतलब उसके कार्य के अनुरूप उसको रखा जाता है कि जैसे उसकी जरूरत है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सीपीयू की क्षमता होती है। समझ में आया? अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर आता है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक के आधार पे जो कंप्यूटर आता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया भी है कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पे या तकनीकी के आधार पे जो हमारे पास कंप्यूटर आते हैं। तो इसमें पहला कंप्यूटर आपका आता है किस नाम से? देखिए इसमें जो पहला कंप्यूटर आता है ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर, इसी फिगर को मैंने आपको दिखाया था, याद है? इसका मैंने क्या नाम बताया था? ये मल्टीमीटर होता है। अब चलिए एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? सबसे पहले की टेक्नोलॉजी तकनीक के आधार पे जो हमारे पास कंप्यूटर है इसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। और इसमें लिखा भी है कि एनालॉग कंप्यूटर भी कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे कि ताप, तापमान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई आदि को माप करके उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। और ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पे करते हैं। ये किस प्रकार की कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में ये बताया जा रहा है कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, जैसे कि आपका दाब हो गया, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, जैसे कि आपका लंबाई हो गया, इसको माप करके और इस राशि का परिमाप तुलना के आधार पे करते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। वैसे ही मान के चलिए कि प्रेशर को मापने के लिए एक अलग यंत्र आता होगा। ऐसे ही मान के चलिए कि लंबाई को माप करके उसकी परिणाम हम निकालते हैं। तो जैसे कि टेम्परेचर को मापने के लिए हम जिस तरीके से थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर कंपैरिजन किससे करता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर से वो कंपैरिजन करता है और उसको अंकों में दिखा देता है कि आपका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल है कि हाई लेवल का है। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार का कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है। यानी कि थर्मामीटर को हम एनालॉग कंप्यूटर नाम दे सकते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को नंबर में काउंट करके बताने का काम करता है कि आपकी शरीर की टेम्परेचर क्या है। ऐसे ही जैसे कि जो दाब वाला होता है, जो दाब को मापने वाला होता है, या फिर मान के चलिए कि ऊंचाई को मापने वाला होता है, ये सारे के सारे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर नाम दे सकते हैं। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक ज्यादा उपयोग होता है। मतलब इस कंप्यूटर का सबसे ज्यादा अगर आप प्रयोग देखेंगे तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए मान के चलिए कि पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी पे जो मशीन लगा होता है, हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमको 65 रुपया 60 रुपए का पेट्रोल दे दीजिए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप तो अपनी पैसे के हिसाब से अमाउंट के हिसाब से पेट्रोल मांगते हैं, आपको क्वांटिटी के बारे में आइडिया नहीं रहता कि कै लीटर पेट्रोल आपको मिलना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही मशीन में आपका अमाउंट को मेंशन करता है तो उसी अमाउंट के जस्ट नीचे लिख देता है कि आपको पेट्रोल कितने ग्राम की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि हमने जो पैसा उसको दिया उस पैसे के हिसाब से वो कंपेरिजन किया और कंपेरिजन करके आपको बता देता है कि कितने ग्राम पेट्रोल आपको जरूरत है या कितने ग्राम पेट्रोल आपको देना है। अब ऐसा नहीं कि हम 60 रुपया देते हैं तो 600 रुपए का पेट्रोल दे दे, 60 रुपए का ही देता है। लेकिन क्वांटिटी जैसे ही ऑटोमेटिक वो अमाउंट डालता है, ऑटोमेटिक उसके नीचे आपकी क्वांटिटी आ जाती है कि पेट्रोल 100 ग्राम आपको मिलना चाहिए। पर एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोगों को नहीं पता रहता है कि 60 रुपए में या 70 रुपए में कै ग्राम पेट्रोल हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार का जो पेट्रोल पंप में लगा हुआ मशीन है उस मशीन को हम कौन सा कंप्यूटर बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि हमारे मूल्य की गणना करके और कितनी क्वांटिटी में पेट्रोल आपको मिलना चाहिए उसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और एनालॉग कंप्यूटर करता क्या है? तुलना के आधार पे अपना काम करता है, कंपैरिजन करके अपना काम करता है। एक प्रकार का हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर आता है? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल अगर देखा जाए
तो डिजिटल शब्द बना हुआ है डिजिट से, और डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिट का अर्थ क्या होता है? अंक होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। जो क्या करता है? अंकों की गणना करता है। और ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग व्यापार में, घर का बजट तैयार करने में, पत्र लिखने में, चित्र बनाने में, संगीत सुनने में, फोटो व वीडियो गेम देखने में, खेलने में इत्यादि में आता है। और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं और ये कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक प्रकार का कौन सा कंप्यूटर है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे कंप्यूटर है। लेकिन इसका प्रयोग क्या है? अलग। इसका प्रयोग अलग है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। और लिखा भी है कि ये अंकों की गणना करता है और ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। और 0 से 1 में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। और मैंने आपको फंडामेंटल में, जब मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है, अदरवाइज किसी अन्य लैंग्वेज को ये नहीं समझ पाता। ये केवल और केवल समझेगा तो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर भी कंप्यूटर है जिनका प्रयोग कहाँ करते हैं? व्यापार में करते हैं। इसके बाद घर का बजट तैयार करने में करते हैं, और पत्र लिखने में, चित्र बनाने में, संगीत सुनना हुआ, फोटो व वीडियो देखना हुआ, गेम खेलना हुआ, इत्यादि कामों में ज्यादा मात्रा में हम डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया है कि हमारे ये कंप्यूटर काम करते हैं किस आधार पे? बाइनरी लैंग्वेज के आधार पे, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को 0 और 1 किससे डिनोट किया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता है। ये 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए, इसके बाद से अगला कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड एक प्रकार का अगर देखा जाए तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? देखिए, कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुणधर्मों वाला। मतलब कि अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हों, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और इनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। मतलब कि मैंने अभी आपको एनालॉग के बारे में पढ़ाया है, अभी मैंने आपको डिजिटल के बारे में पढ़ाया है। अब हमारे सामने कौन सा कंप्यूटर आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। और यह ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें दो कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं, एक आपके एनालॉग कंप्यूटर के भी और एक आपके डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण पाए जाते हैं। और ऐसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर नाम देते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कह रहा है कि इनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में यूज कर पाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका आता है, ये है आपका आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर। इसमें दो प्रकार के कंप्यूटर मैंने आपको बताया, कौन कौन सा? स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। इसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे कंप्यूटर। इसमें कितने प्रकार के कंप्यूटर? 3 प्रकार के कंप्यूटर। एक आपका एनालॉग कंप्यूटर, एक आपके डिजिटल कंप्यूटर और एक आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। अब देखिए, इसमें पहला कंप्यूटर आपका दिया है, पहला कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर। देखिए, सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर होता क्या है? आगे आ जाइए। सुपर कंप्यूटर क्या नाम दिया है? सुपर कंप्यूटर। कह रहा है कि ये कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। किस कंप्यूटर की बात हो रही है? सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है।
यानी कि सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे तेज होती है और कीमत भी क्या होता है, सबसे महंगा होता है। और फिर कह रहा है कि इनका प्रयोग, सॉरी, इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है। सोचिए इतना बड़ा कंप्यूटर, इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है। सोचिए कितना बड़ा कंप्यूटर है ये। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब इसमें चूंकि इसकी साइज के बारे में हम बात करें तो इसकी साइज एक कमरे के बराबर होता है, और कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसका कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये डेटा को ज्यादा मात्रा में स्टोर करने का काम कर पाता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें कई सीपीयू एक साथ समानांतर क्रम में काम कर सकते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, और इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। ये किसकी बात हो रही है, सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। यानी कि एक सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जैसी कर, मतलब क्या होता है, परिकलन क्षमता आपकी एक सुपर कंप्यूटर होती है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि इसमें कह रहा है कि इसका इसका जो गति होता है, इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। और फिर कह रहा है कि सबसे पहला अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर साइबर क्रे 1979 में तैयार किया गया था। इसके बाद दिया पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम, जिसको कि 1995 में तैयार किया गया था। ये हमारे सुपर कंप्यूटर। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि ये कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये किसकी बात हो रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। यानी कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसका आकार सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है तथा मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। और फिर कह रहा है कि इनकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है तथा इनकी कीमत भी सुपर कंप्यूटर से कम होती है और मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। और फिर कह रहा है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। मतलब ये टोटली कंपेरिजन किया गया है आपका सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से कंपेरिजन किया गया। इसकी साइज के बारे में बात करें तो इसकी साइज भी सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है तथा मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। अगर स्टोरेज की कैपेसिटी के भी बारे में बात करें तो सुपर कंप्यूटर से कम होता है तथा मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये लगातार काम करने में सक्षम है। इस पर अनेक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल्स, मॉनिटर, कीबोर्ड प्लस माउस के लिए कई सीपीयू प्रयुक्त होता है। मतलब ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, जैसे कि एक बड़ा सा सीपीयू कहीं लगा दिया गया और उसके माध्यम से पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है। अब एक यूजर के ऊपर हम बात करें तो मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस होना चाहिए ना, लेकिन सबको एक पर्सनल सीपीयू भी तो होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कंप्यूटर है, एक बड़ा सा सीपीयू आपने कहीं लगा दिया और उसके माध्यम से आप आसानी तरीके से पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर पा रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए, अब इतने सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम जब एक सीपीयू करेगा तो क्या सीपीयू की स्टोरेज कैपेसिटी छोटी होगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो कह रहा है कि इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। किसकी बात हो रही है, मिनी कंप्यूटर की बात हो रही है। यानी कि मिनी कंप्यूटर का आकार लगभग एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। और फिर कह रहा है कि ये कंप्यूटर माइक्रो की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 40 लाख बिट प्रति सेकंड होती है। और कह रहा है कि प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर डिजाइन। वास्तव में अब नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि मिनी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। जैसे कि आजकल आप देखिए मार्केटों में बहुत सारा कंप्यूटर यूज हो चुका है, बहुत सारा कंप्यूटर आ चुका है। इस वजह से हम देखें तो मिनी कंप्यूटर का महत्व क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है इस टाइम। यानी कि मिनी कंप्यूटर का महत्व अभी इस टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मार्केटों में पर्सनल कंप्यूटर आके आ गए हैं। उनके आगे अब जैसे कि आपकी बात किया जाए जो मिनी कंप्यूटर में जो फीचर्स होता होगा तो आज के पर्सनल कंप्यूटर में उससे बहुत ही तो बेहतर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमको ज्यादा मात्रा में मतलब अपडेट हमको देखने को मिल रहा है।
सेम वैसे ही आज के समय में जितने भी कंप्यूटर आप मतलब देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जितने भी आ रहे हैं, उसकी अपेक्षा अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपका दे रखा है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इस समय जो अभी हम जो वर्तमान में यूज कर पा रहे हैं, देखिए इसके बाद से आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या हो रहा है, कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है, और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। मैंने अभी आपको कंपेरिजन बाय कंपेरिजन करके आपको बताया, ये जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इस कंप्यूटर में कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, और इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार क्या होता है, काफी छोटा होता है। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है। और फिर यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे कई कीबोर्ड स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है, और पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। सामान्य अर्थों में संक्षिप्त नाम माइक्रो 1970 और 1980 के दशक के दौरान आम था, लेकिन अब आमतौर पर इसका उपयोग नहीं होता। ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो आपके मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए इसको भी लिख लीजिए कॉपी में।